बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे, लेसन नंबर 12, और आज के सबक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी आज हम सवालिया जुमले के बारे में पढ़ेंगे। सवालिया जुमला किसे कहते हैं और इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे ताकि हम पिछले सबक का और आज के सबक का रब्त पैदा कर सकें। तो पिछले सबक में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव, यानी जब हम कोई बयानिया जुमला या जुमला खबरिया बनाते हैं और वो मनफी होता है तो उसका क्या तरीका है मैंने बताया था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्रीडिकेट। और यही फार्मूला, यही स्ट्रक्चर, यही खाका सारे ज़मानों में पाया जाएगा, अगरचे वो प्रेजेंट का हो, अगरचे वो पास्ट का हो, अगरचे वो फ्यूचर का हो। स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा, अलबत्ता इनकी हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हमारा एक्सरसाइज है वोकेबलरी, और इसमें हम स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ज़िंदगी के मराहिल, यानी क्या क्या मरहले ज़िंदगी में आते हैं, उनसे मुतालिक अल्फाज व मानी हम आज के इस तमरीन में करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला वर्ड है बेबी, बच्चा। बैचलर, नौजवान। बेट्रोथल, सगाई या मगनी। बेट्रोथ बॉय, मंगेतर लड़का। बेट्रोथ गर्ल, मंगेतर लड़की। बर्थ, पैदाइश। बर्थडे, सालगिरह। बॉय, लड़का। ब्राइड, दुल्हन। ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या नौशा। अब हम अल्फाज मानी लेंगे उर्दू से इंग्लिश। दुल्हन की रुफ़क़ा यानी दुल्हन की सहेली। ब्राइड्समेड, बच्चा। चाइल्ड, बचपन। चाइल्डहुड, मौत। डेथ, तलाक़शुदा या मुतल्लक़ा। डाइवोर्स्ड, जहेज़। डॉरी, मंगनी। इंगेजमेंट, औरत या मुअन्नस। फीमेल, लड़की। गर्ल, शेरख्वार। इन्फेंट, औरत। लेडी। तलाक़शुदा मुतल्लक़ा का क्या पढ़ेंगे? तलाक़शुदा मुतल्लक़ा, डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज मानी लेते हैं अफ़आल से मुतालिक। पहला है अराइज, सेकंड फॉर्म क्या होगा? अरोज। थर्ड फॉर्म अरिजन, अरिजन। इसको लोग अराइजन पढ़ते हैं जो कि गलत है, अरिजन, उठना। अवेक, अवोक, अवोकन, जागना। बैकबाइट, बैकबिट, बैकबिटन, चुगली करना। बियर, बोर, बॉर्न, बर्दाश्त करना। बीट, बीट, बीटन। इसका मतलब होगा मारना, बहुत ज़्यादा मार देना, चोट लग जाए ज़्यादा। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले इंग्लिश से उर्दू लेंगे।
अगर आप कहना चाहते हैं आर यू गोइंग, या कोई सामने वाला कह रहा है आर यू गोइंग टू हेल्प मी और व्हाट, तो इससे आप क्या समझेंगे? आप मेरी मदद करने जा रहे हैं, क्या ख्याल है? बी केयरफुल, ध्यान से। बी नाइस एज मच एज यू कैन, जितना हो नरम खू बनो। बी प्रिपेयर फॉर डिसमिसल, माजूली के लिए तैयार हो जाओ। बी पंक्चुअल, वक्त का पाबंद रहिए। अब आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं चलते बनो, जाओ यहाँ से, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे बी ऑन योर वे, अपनी उम्र के हिसाब से काम करो। आप कहेंगे बी योर एज, एक्ट योर एज, यानी बच्चों जैसे हरकतें मत करो। मुहतात रहिए, बी वेयर, अपनी नाक साफ कर लो। ब्लो आउट योर नोज, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इट वॉज ऑफ नो यूज। तो ये 10 जुमले थे जिनको हमने किया। अब हम आगे चलते हैं और हम रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके लिए कहानी बहुत अच्छी कहानी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आए होंगे और समझे भी होंगे। अब हम रीडिंग करते हैं, आप हमारे साथ इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि देखें आप किस तरह पढ़ते हैं। एमडी आरिफ Yes, sir. जी पढ़िए। A mother duck and her little duckling were on their way to the lake one day. The ducklings were very happy following their mother and quaking along the way. All of a sudden, the mother duck saw a fox in the distance. She was frightened and shouted, "Children, hurry to the lake. There is a fox." The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what to do. She began to walk back and forth, dragging on being on the ground. When the fox saw her, he came happy. He said to himself, "It seems that she's hurt and can't fly. I can easily catch and eat her." Then he ran towards her. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर वहसन जज़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। ओके, नेमतुल्लाह खां जी शेख। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The mother duck ran, leading the box away from the lake. The box followed her. Now he would, wouldn't catch. ओके, wouldn't Would not be able to harm her duckling. The mother duck looked towards her duckling and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped and took a deep breath. ओके 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 ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, अब आगे चलते हैं और अगले पेज पढ़ते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले जुनैद अहमद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। The fox thought she was tired and came closer, but the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her. The fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings. He could not reach them because they were in the middle of the lake. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन वहसन जज़ा। सैयद अब्दुल बाकी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear children,
Some birds drag one of their wings on the ground when the enemy is going to attack. In this way, they pull their enemies into thinking they are hurt. When the enemy follows them, this gives their children time to escape. ओके, जज़ाकुमुल्लाह। ओके, मैं शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। A mother duck and her little ducklings were on their way to the lake one day. इसको आप लोग one day नहीं पढ़ेंगे, one day। इसको आप mother नहीं पढ़ेंगे, mother, 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 जल्दी से। The duckling were very happy. इसको आप wear नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग अब भी wear पढ़ते हैं, ये were है, were। Happy नहीं, happy, happy, जल्दी से। So the ducklings were very happy, following their mother and quaking along the way. All of a sudden, sudden नहीं पढ़ेंगे आप, sudden, sudden, all, not all of a sudden the mother duck saw a fox in the distance. हम इसको distance पढ़ते हैं, distance नहीं है, distance, 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 जल्दी से, ओके? Distance नहीं होगा, distance, जल्दी से। She was frightened and shouted, "Children, hurry to the lake." इसको हरी पढ़ते हैं, hurry, थोड़ा सा हरापुर पढ़ेंगे, hurry to the lake. There is a fox. The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what to do. अब इसको what नहीं पढ़ेंगे, what to do, what to do. She began, okay? She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. When the fox saw her, he became happy. He said to himself, "It seems that she is hurt and can't fly. I can easily catch and eat her." Then he ran towards her. The mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Followed her. Now he wouldn't be able. Ably नहीं होगा ये, able. Now he wouldn't be able to harm her ducklings. The mother duck looked towards her duckling and saw that they had reached the lake. She was relieved. She stopped, not stopped. She stopped and took a deep breath. Okay, इसको हम breathe पढ़ते हैं, breathe नहीं है, breath. Okay, breath, जल्दी से, breath, a deep breath. तो ये है गलतियां जो हम करते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने और मेरे साथ आप लोग जोर जोर से पढ़े ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। A mother duck and her little ducklings were on their way to the lake one day. The ducklings were very happy, following their mother and quaking along the way. All of a sudden, the mother duck saw a fox in the distance. She was frightened and shouted, "Children, hurry to the lake. There is a fox." The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what to do. She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. When the fox saw her, he became happy. He said to himself, "It seems that she is hurt and can't fly. I can easily catch and eat her." Then he ran towards her. The mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Now he wouldn't be able to harm her ducklings. The mother duck looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped and took a deep breath. तो हमारा पहला पेज है, हम आगे चलते हैं और दूसरा पेज पढ़ते हैं। और दूसरे पेज में है, The fox thought, not thought. The fox thought she was tired. Tired नहीं होगा, tired होगा, tired, and he came closer. But the mother duck quickly spread नहीं, spread
स्प्रेड भी नहीं होगा, स्प्रेड हर विंग्स एंड रोज अप, रूज नहीं होगा, रोज अप इन द एयर। हम लोग इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं है, एयर एयर एयर, ईयर माने कान हो जाएगा, एयर। शी लैंडेड इन द मिडल, हम लोग इसको मिडिल पढ़ते हैं, बट जल्दी से मिडिल, मिडिल, ओके मिडिल। और डल की आवाज आती है, जैसे कि मैंने सुना है तो डल की आवाज आती है, मिडिल ऑफ द लेक एंड हर डकलिंग स्वेम टू हर। इसको आप स्वाम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्वेम, स्वेम, स्विम, स्वेम, swam to her. The fox stared, not starred, stared in the disbelief at the mother duck and her ducklings. He could not reach them because, not because they were in the middle of the lake. Dear children, some birds drag one of their wings on the ground when an enemy, हम लोग इसको इनिमी पढ़ते हैं, इनिमी, जबकि क्या एनमी, 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 जल्दी से, एनमी, एनमी, एनमी is going to attack. In this way they fool their enemies into thinking they are hurt. When the enemy follows them, this gives their children time to escape. तो ये है गलतियां, एक बार फिर से पढ़ते हैं। The fox thought she was tired and he came closer. But the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her. The fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings. He could not reach them because they were in the middle of the lake. Dear children, some birds drag one of their wings on the ground when an enemy is going to attack. In this way they fool their enemies into thinking they are hurt. When the enemy follows them, this gives their children time to escape. ओके, हमने रीडिंग कर ली, अब हम आगे चलते हैं और आज का सबक पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम ग्रामर करेंगे, ग्रामर एक्सरसाइज, और इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश से उर्दू का तर्जुमा करेंगे। तो पहला जुमला है, अमीर एंड हुज़ैफा वर नॉट इन द मीटिंग। तो उसको हम उर्दू में कहेंगे, अमीर और हुज़ैफा मीटिंग में नहीं थे। दे विल नॉट बी इन द पार्क एट दिस टाइम। तो हम कहेंगे वो इस वक्त पार्क में नहीं होंगे, वो सब इस वक्त पार्क में नहीं होंगे। या आप कह सकते हैं वो लोग इस वक्त पार्क में नहीं होंगे। दूसरा है, जमीला एंड अतीका आर नॉट इन देयर रूम्स। तो हम कहेंगे जमीला और अतीका अपने कमरों में नहीं हैं। अच्छा, जमीला एंड अतीका आर इन देयर रूम्स। तो हम कहेंगे जमीला और अतीका अपने कमरों में हैं। अगला जुमला है, आई वॉज नॉट इन द होटल एट दैट टाइम। तो हम कहेंगे मैं उस वक्त होटल में नहीं था। ही विल नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। वो आज क्लास में हाजिर नहीं होगा। यू आर नॉट अ वेरी गुड टीचर। आप बहुत अच्छे उस्ताद नहीं हैं। माई सन्स वर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। हादसे के वक्त मेरे बेटे वहां नहीं थे। या आप कह सकते हैं मेरे बेटे हादसे के वक्त वहां नहीं थे। द डॉटर इज नॉट एजुकेटेड। उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर आपने लिखा डियर डॉट उनकी बेटी है तो गलत होगा। ये उनकी बेटी डॉटर है, उनकी डियर की वजह से है। सो उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है या उनकी बेटी तालीम याफ्ता नहीं है। नवा जुमला है, आवर फादर विल बी देयर टिल 10 AM। तो हम कहेंगे हमारे वालिद सुबह 10 बजे तक वहाँ रहेंगे। विल बी देयर वहाँ रहेंगे। लेकिन अगर आपने किया वहाँ होंगे तो ये भी जुमला सही होगा, यानी कि अभी नहीं है लेकिन उस वक्त तक वहाँ होंगे इंशाल्लाह, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। इस तरह का माना भी यहाँ पे है। तो दोनों हो सकता है, अगर आपने लिखा है वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, या अगर होंगे लिखा तभी ठीक है, दोनों सही है। अगला जुमला है, स्कूल्स इन माई विलेज आर नॉट गुड एट ऑल। तुम कहेंगे मेरे गांव के स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया बल्कि जो इस्तेमाल होता है उर्दू में वही किया है, मेरे गांव के स्कूल।
स्कूल्स इन माई विलेज। लेकिन अगर आपने ये किया है कि मेरे गांव में स्कूल, में के साथ, तो भी सही होगा। तो स्कूल्स इन माई विलेज, मेरे गांव के स्कूल या मदरसे भी चलेगा। स्कूल्स इन माई विलेज, मेरे गांव के मदरसे या मेरे गांव में मदरसे। इसी तरह से मेरे गांव के स्कूल या मेरे गांव में स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आर नॉट गुड, अच्छे नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। तो ये आपका उर्दू इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा हुआ। अब हम आगे चलते हैं और हम अब पढ़ेंगे उर्दू से इंग्लिश। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग इनको सिर्फ राइटिंग तक महदूद ना करें, बल्कि अगर आपको बोलना है तब भी आप यही जुमले बोलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से आप लोग प्रैक्टिस करें, बोलना ऐसे ही आएगा, यही आप जुमले बोलेंगे, कोई दूसरी यानी कोई दूसरे आप जुमले नहीं लेकर बोलेंगे। अगर आपको कहना है कि उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे, इस तरह की बातें आती नहीं कि वो मेरे साथ नहीं था, आपके बड़े भाई मेरे साथ नहीं थे, कोई और था, तो बात तो ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ लिखने तक महदूद ना करें, बल्कि यही जुमले आप बोलने की भी कोशिश करें, तो इसी तरह से आपको बोलना आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीचर आपको 70% ही देगा, 30% आपको खुद मेहनत करनी होगी स्पीकिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जुमला है, उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे। तो हम कहेंगे हिज फादर एंड ही वर नॉट विद अस यस्टरडे। मेरे बड़े भाई इस वक्त वहां नहीं है। माई एल्डर ब्रदर इज नॉट देयर नाउ। नाउ का मतलब होता अब, इस वक्त भी होता है। अगर आपने लिखा एट दिस टाइम तो अभी सही है। तू अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। अहमद और हिना इस वक्त ऑफिस में नहीं होंगे। अहमद एंड हिना विल नॉट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। यहाँ पर आपको एट दिस टाइम कहना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने जो नॉट इस्तेमाल किया है, आपने विल के बाद डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। आपने विल के बाद डायरेक्टली नॉट इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट डायरेक्टली विल के बाद आया है, उसके बाद भी बाद में आया है। तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले हिस्से का एतबार करेंगे। यही चीज़ हमेशा फॉलो करेंगे। अगला जुमला है, मेरा बेटा अलीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली है, यानी दिल्ली में है। तो हम कहेंगे माई सन इज नॉट इन अलीगढ़ बट इन दिल्ली और न्यू दिल्ली। मेरा स्कूल ज़्यादा मशहूर नहीं है। माई स्कूल इज नॉट वेरी फेमस। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब काफ़ी बड़ा है। कहेंगे माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर। माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था, बट नाउ इट इज़ क्वाइट बिग, या एनफ बिग, या बिग एनफ, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपने क्वाइट की जगह एनफ लिखा तब भी सही है। उसका मोबाइल ज़्यादा महंगा नहीं है। His mobile is not very expensive. और his mobile is not very costly. Costly भी सही है, expensive भी सही है। तुम्हारा पुराना वाला लैपटॉप ज़्यादा अच्छा नहीं था। पुराना वाला लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप। तुम कहेंगे your old laptop was not very good. ज़्यादा अच्छा नहीं था, not very good. 10वां जुमला है, सना और सुरैया शनिचर को दरसगाह में नहीं हाजिर होंगे। तो हम कहेंगे सना एंड सुरैया विल नॉट बी प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन सैटरडे। दरसगाह अगर आपने क्लास के माने में लिया तो स्कूल लिखेंगे, अगर आपने मदरसे के माने में लिया है तो आप क्या लिखेंगे, स्कूल, ठीक है। तो अगर आपने क्लासरूम लिखा है तो यहाँ लिखेंगे क्लासरूम, दरसगाह क्लासरूम, इन द क्लासरूम। लेकिन अगर आपने मदरसा लिया है तो आप स्कूल लिखेंगे। दोनों इस्तेमाल होता है दरसगाह के लिए, अलग अलग नाहिए से। तो ये आपका होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करके आए होंगे और इसी तरह से आप जो है जुमले बनाएंगे। तो गोया कि देखिए कि आपको मैंने 20 जुमले बता दिए, ठीक है। अब ये 20 जुमले ही पे आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, मैं आपको हज़ारों जुमले नहीं बता सकता हूँ, बल्कि आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के जुमले बनाएं और कोशिश करें बोलने की। अब हम आगे चलते हैं और आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक बहुत ही अहम है क्योंकि हम इसमें सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है,
ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं, या हमारे पास कोई सवाल हो तो उसको हम सुन लेते हैं। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बिग ब्रदर्स भी लिख सकते सर, आप एल्डर बिग ब्रदर जो। बिग ब्रदर नहीं लिखेंगे, एल्डर ब्रदर ही लिखेंगे। बिग का दूसरा माना होता है बड़ा, लाइक हाइट में बड़ा होना या इस तरह का माना देता है। एल्डर ही जब इस्तेमाल होता है तो आप एल्डर ही लिखेंगे, यही ज़्यादा अच्छा है। जी सर, थैंक यू। सर जी, ये जो 7वां जुमला है, मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब काफी बड़ा है, इसको इंग्लिश में एक बार फिर से बता दें प्लीज। ओके, एक बार मैं बैक जाऊंगा ताकि मैं देख लूँ सेंटेंस क्या है। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था, तो कहेंगे माई विलेज मीन्स मेरा गांव। माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर, बिफोर का मतलब होता पहले। ओके, तो मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था, इसको हम कहेंगे माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर। ये एक जुमला हो गया, ये बट ये कंजक्शन है। अब दूसरा जुमला हो रहा है, इट इज़ नाउ इट इज़ क्वाइट बिग, लेकिन अब काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब यह काफ़ी बड़ा है यहाँ पे असल में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इट आया हुआ है। लेकिन अब यह काफ़ी बड़ा है, नाउ इट इज़ क्वाइट बिग। अगर आपने इसको लिख दिया नाउ इट इज़ एनफ बिग तो भी ठीक है। अगर आपने लिखा नाउ इट इज़ बिग एनफ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनफ को हम अक्सर जो है लास्ट ही मिलाते हैं। तो नाउ इट इज़ बिग एनफ या एनफ बिग। अगर आपने क्वाइट लिखा तो भी ठीक है। तो ये जुमला बनेगा मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब काफ़ी बड़ा है। इसको इंग्लिश में अगर आपको कहना हो या लिखना हो या तर्जुमा करना हो तो कैसे कहेंगे, माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर बट नाउ इट इज़ क्वाइट बिग। और मैं इसलिए कहता हूँ कहना हो या बोलना हो या लिखना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही होंगी, चाहे आप लिखें तब भी वही होगा, बोलें तब भी वही होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ। हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगला सबक आज का। और आज का हमारा सबक है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज के इस सबक में हम सीखेंगे कि अगर हमें सवाल करना हो तो हम कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और इंट्रोगेटिव की दो किस्में होती, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज के सबक में हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे, मुस्बत के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर उर्दू में कहें तो कहेंगे जुमले सवालिया, जुमले इस्तिफहामिया। पॉजिटिव का मतलब मुस्बत, तो यानी कि वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो और उसमें कोई नफ़ी ना हो, यानी नफ़ी के ज़रिए सवाल ना किया गया हो, ठीक है, नफ़ी उसमें ना पाई जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेट का ही मतलब होता है पूछना, सवाल करना, पूछताछ करना। तो गोया कि वर्ड ही बतला रहा है कि ये सवाल से ही मुताल्लिक जुमला होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें हमूद इस वक्त कहाँ है, आप कहें क्या आपका भाई इस वक्त दफ्तर में होगा। अगर आप कहते हैं आपके अबू सऊदी में कब से हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों मिसालें हैं इनमें नहीं, कहीं नहीं आया हुआ है। आप जो है सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यही जुमले क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव कहलाएंगे। इनका अपने बनाने का एक तरीका है जिनको हमें फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में वो दो तरह के होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला वो जुमला होता है जो शुरू होता है सवालिया जुमलों से, जैसे कब, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है वो जुमला जो लफ्ज़े क्या से शुरू हो। देखिए लफ्ज़े क्या एक बीच में आता है वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लफ्ज़े क्या शुरू में भी आता है, जैसे क्या तुम बीमार हो, क्या तुम अभी ऑफिस में हो। तो गोया की जो सवालिया जुमले होते हैं इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो, उनकी दो किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या होगी, पहली किस्म होगी, हम उर्दू की बात कर रहे हैं, जो सवालिया जुमलों से यानी सवालिया कलिमात से, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कौन, इस तरह के कलिमात से शुरू होगा। दूसरा जुमला होगा जो लफ्ज़े क्या से शुरू होगा, और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन जुमलों की जो लफ्ज़े कब, लफ्ज़े क्यों, लफ्ज़े कहाँ और लफ्ज़े कौन से शुरू होते हैं। तो उसका बनाने का क्या तरीक़ा है, इसका बनाने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम
अदर वर्ड्स लाएंगे, यानी बहुत सारे और बातें होती हैं, ठीक है, जैसे कि टेबल पर, इस तरह की इंशाल्लाह मिसालों से समझेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लाने हैं, लफ्ज़ कब की, क्यों की, कहाँ की, कौन। उसके बाद आपको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर कलिमात लाएंगे। एक चीज़ मैं आपके जहन में बता देना चाहूँगा, आपके जहन में बात होनी चाहिए कि कोई भी इंग्लिश ज़ुबान का जुमला हो, अगर उसमें क्वेश्चन है तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, और ये क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद ही होगा। क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद ही आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, कोई भी जुमला हो अंग्रेजी जुबान का, ये बात आप जहन में रख लें अभी से। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर कलिमात अगर हैं जुमले में तब उसको लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहें हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, इसका मतलब क्या होगा, आज आप कैसे हैं। कभी कभी हम पूछते हैं हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, आप बोलते हैं, जानते हैं ये जुमला, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अगर दीगर वर्ड पाए जाते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कर दिया प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका भी ख्याल रखना है आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। तो कहते हैं हाउ आर यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जो मैंने आपको आज बताया है, और उसके बाद टुडे आपने इजाफा कर दिया। आप इसको कह सकते हैं हाउ इज योर फादर, देखिए ये एक ही जुमला है, हाउ आर यू टुडे, लेकिन आप इसी स्ट्रक्चर पर इसी एक जुमले से हजारों जुमले बना सकते हैं। हाउ इज योर मदर टुडे, हाउ इज योर मदर टुडे, हाउ इज योर वाइफ टुडे, हाउ इज योर ग्रैंडफादर टुडे, यानी इसी एक जुमले से आप हजारों जुमले बना सकते हैं। यही चीज़ आपको सीखनी है, और इसमें आपको क्या फॉलो करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका उन जुमलों में, उन सवालिया जुमलों में जो लफ्ज़े क्या से ना शुरू हो, ठीक है। और मिसालें देखें, वेयर वॉज माई की, मेरी चाबी कहाँ थी। मिसाल के तौर पर आप ढूंढ रहे थे, आखिर में चाबी मिल गई, तो आपने पूछा कि ये कहाँ थी भाई, मुझे नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ वेयर वॉज माई की, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहा, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने माई की कहा। और एक चीज़ आप याद रखें कि आप क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद ही हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ हमेशा के लिए है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लें तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, मस्ट है, शुड है, जो भी आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। एक और मिसाल देखें, हु विल बी इन द ऑफिस, हु विल बी इन द ऑफिस, तो यहाँ पे हु एक क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद आपने फौरन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया विल बी। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट डाल दिया है। उसके बाद इन द ऑफिस, ऑफिस में दीगर वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो हु विल बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, इस वक्त ऑफिस में कौन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आए, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था इसलिए नहीं लिखा। उसके बाद आपने दीगर वर्ड का इस्तेमाल किया, यहाँ पर नहीं था इसलिए नहीं लिखा, और यहाँ पर हमने वही चीज़ इस्तेमाल की जो मैंने आपको अभी बताया। तो जब भी आपको कोई सवाल या जुमला कहना तो आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर कलिमात, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग में तो नहीं लगाएंगे लेकिन राइटिंग में लाजिम है। अब हम दूसरी किस्म की बात कर रहे हैं। दूसरी किस्म जो है वो ऐसे जुमले हैं जो लफ्ज़े क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या अभी तुम ऑफिस में हो, क्या तुम घर पर हो, क्या तुम जामिया में हो। तो इस तरह के जुमले अगर आप बनाना चाहते हैं तो वही फार्मूला है, लेकिन बस आपको ये करना कि आपको जो क्या है इसकी कोई इंग्लिश नहीं लेकर आनी है। लफ्ज़े क्या की इंग्लिश आपको नहीं लेकर आनी, बल्कि आपको जो जुमला स्टार्ट करना है वो हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब ये मुख्तलिफ होगी, समझ बात आ रही है। हेल्पिंग वर्ब ये मुख्तलिफ होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कभी इज हो सकता है, कभी आर हो सकता है, कभी एम हो सकता है, कभी वाज हो सकता है, कभी वर हो सकता है, यानी ये चेंज होता रहेगा। ये टेंस के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वाज या वर लाएंगे सब्जेक्ट का लिहाज करते हुए, जो कुछ आपको पढ़ाया गया है हेल्पिंग वर्ब से मुताल्लिक। तो यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा, लेकिन जुमला जो आपका शुरू होगा
वो हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली शुरू होगा। आपको लफ्ज़ क्या लाने की ज़रूरत नहीं है। गर्चे क्या की इंग्लिश वाट आती है, लेकिन आपको यहाँ वाट लाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप जो भी जुमला कहेंगे वो डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आर यू ओके टुडे, आर यू ओके टुडे, इसका क्या मतलब होगा कि क्या तुम आज ठीक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लफ्ज़ आर पहले आया हुआ जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्रेजेंट में है, और आर इसलिए आया हुआ क्योंकि यू है, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं आर, इसलिए यहाँ पर आर आया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको बदल दें, यहाँ हम कोई ऐसा वर्ड ले आए जो सिंगुलर हो, जैसे हामिद कर दें, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, तो कहेंगे इज हामिद ओके टुडे, कि क्या आज हामिद ठीक है। अगर यहाँ किस लड़की का नाम ले ले तो कहेंगे इज अस्मा ओके टुडे, क्या आज अस्मा ठीक है। तो ये देखिए आप बदलता रहता है, ये हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा, लेकिन इनकी जगह नहीं बदलेंगी, ये सारे बदलेंगे, वर्ड बदलेंगे लेकिन इनकी जगह नहीं बदलेगी। तो जब भी आप कोई ऐसा जुमला बोलना चाहते हैं जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, वो सवालिया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। और मिसालें देखें, वर यू इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, वर यू इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, क्या तुम उस वक्त क्लासरूम में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लफ्ज़ क्या से जुमला शुरू हो रहा है, इसलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद अदर वर्ड्स इन द क्लासरूम एट दैट टाइम। जो भी आप लाना चाहें, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, जो भी आप लाना चाहें आप बदल सकते हैं। ये आपकी पास्ट की मिसाल है। अगली मिसाल देखें, विल ही बी इन द ऑफिस एट दैट टाइम, विल ही बी इन द ऑफिस एट दैट टाइम, कि क्या वो विल ही बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, कि क्या वो इस वक्त ऑफिस में होगा। आप बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त ऑफिस में होगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर लफ्ज़ विल का इस्तेमाल किया सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम इस्तेमाल किया। और लफ्ज़ बी ये हेल्पिंग वर्ब ही का हिस्सा है, विल बी, लेकिन एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि असल हेल्पिंग वर्ब विल है। इसीलिए हमने सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और बी को हम बाद में लेकर आए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो हम पहले वाले हिस्से को मानेंगे। इसलिए यहाँ पर विल बी नहीं आकर के कैसे आया है, विल ही बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। तो जुमले दो तरह के होते हैं सवालिया उर्दू में, या इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं, दो ही होंगे। तो पहला जो लफ्ज़ कब से शुरू हो, लफ्ज़ क्यों से शुरू हो, लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो, लफ्ज़ कौन से शुरू हो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि बस आपने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड लिख रहे थे, लफ्ज़ कब की इंग्लिश ला रहे थे, क्यों की ला रहे थे, कहाँ की ला रहे थे, कौन की ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। स्ट्रक्चर सेम है, देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं है इसलिए हम नहीं लाए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। वो ये है कि अगर लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये तमाम जुमलों के लिए होगा, तमाम ज़मानों के लिए होगा। जैसे कि अगर कोई जुमला शुरू होता है लफ्ज़ क्या से, क्यों से, कहाँ से, कौन से, तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये प्रेजेंट के लिए भी होगा, जैसे हाउ आर यू। पास्ट के लिए भी स्ट्रक्चर होगा, वेयर वाज माई बुक। फ्यूचर के लिए भी स्ट्रक्चर होगा, व्हेन विल द मैनेजर बी इन द ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों ज़मानों का स्ट्रक्चर एक ही है, हमने इसको चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं उसको हमने छोड़ दिया। तो गोया कि ये स्ट्रक्चर तमाम जुमलों में या तमाम ज़मानों में यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। हम ज़माने के बदलने के हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे, बल्कि इनका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, ये वर्ड्स बदलेंगे। कभी इज है, कभी आर है, कभी एम है, कभी वाज है, कभी वर है, कभी विल है, कभी शेल है, और यहाँ पर कभी हाउ है, कभी वेन है, कभी कुछ है, लेकिन इनकी जगह एक ही रहेगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर हम
उस जुमले की बात करें जो लफ्ज़ क्या से शुरू होता है, तब भी इसका स्ट्रक्चर एक ही होगा, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप प्रेजेंट में कहेंगे आर दे ओके टुडे, क्या वो लोग सब ठीक ठाक हैं आज। आप पास्ट में कहेंगे वेयर यू ऑल वर यू ऑल इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, क्या तुम सारे लोग उस वक्त क्लासरूम में थे। हो सकता है कोई बात चल रही हो, इस तरह का कोई जुमला नहीं बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है जब बहुत गुफ्तगू चल रही है, उसमें जुमले आ जाते हैं। ठीक है, विल शी बी इन हर ऑफिस, क्या वो अभी अपनी ऑफिस में होगी, अपने दफ्तर में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, हमने कुछ भी नहीं बदला है, बस हमने अल्फाज को बदले हैं, चूंकि अल्फाज इसी बात को चाहता कि हम बदलें। हम हमेशा आर ही नहीं कहेंगे, हम हमेशा दे ही नहीं कहेंगे, बल्कि बदलता रहेगा। तो गोया कि इनका स्ट्रक्चर एक ही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे बहुत ही अहम चीज़, वो ये है कि विल बी के बारे में मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस बारे में बताना चाहूँगा कि लफ्ज़ विल बी को अगर हम इस्तेमाल करें या इस तरह के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो हम सिर्फ पहले वाले हिस्से को मानेंगे, और जो इसका अगला हिस्सा है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। विल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैं इस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो उसमें गलती कर रहे हैं। तो आप मेरी फोकस करने को आप ये मत समझे क्या वही बात बार बार बता रहे हैं, बल्कि लोग गलती करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं इस चीज़ पर कि आप सिर्फ पहले वाले हिस्से को लेकर आएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरे को उठाकर नहीं लेंगे, व्हाई विल बी नहीं, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप कहेंगे व्हेन विल ही बी इन द पार्क, आप नहीं कहेंगे व्हेन विल बी ही इन द पार्क, नो, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे व्हेन विल ही बी इन द पार्क, तो हमेशा आप जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरे हिस्से सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। तो आप कहेंगे व्हेन विल ही बी इन द पार्क, वो पार्क में कब होगा। इसी तरह से अगर कोई जुमला शुरू होता है लफ्ज़ क्या से, हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली, तब भी आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा शुरू में लाएंगे और दूसरे हिस्से को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। तो आप कहेंगे विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप कहेंगे मिसाल के तौर पर विल शी बी इन हर ऑफिस, कि क्या वो अपने दफ्तर में होगी। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ बी को, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा है जो कि असल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा है, और यही फार्मूला हमेशा आप लागू करेंगे, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो। आप टेंस पढ़ेंगे तब भी यही फार्मूला आप लागू करेंगे, इसलिए अभी से इस बात को आप जहन में बिठा लें ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। तो आज के सबक का खुलासा क्या है, आज के सबक में हमने जो है इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा जो कि पॉजिटिव था। हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी ये दो तरह के होते हैं, पहला जो लफ्ज़ कब से शुरू हो, क्यों से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो, कौन से शुरू हो। तो इस सूरत में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला है जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और आपको एक बात जहन में रखनी है, वो बात यह है कि आप जब भी कोई सवालिया जुमला इस्तेमाल करेंगे तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, और हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली फौरन के फौरन क्वेश्चन वर्ड के बाद आंख बंद करके आप बोलेंगे या आप लिखेंगे। ओके, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता एक चीज का आपको ख्याल रखना है, वो चीज ये है कि जब क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब दो या दो से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो जाए या ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ पहले वाले हिस्से को ही असल मानेंगे और उसको हम हेल्प क्वेश्चन के बाद ही लाएंगे, बकिया जो इसके हिस्से हैं उनको हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। ये चीज़ हमेशा होगी। ठीक है, जैसे आप कहेंगे क्वेश्चन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अगर कोई जुमला शुरू हो रहा है तो आप कहेंगे व्हेन विल ही बी इन द पार्क। और इसी तरह से अगर लफ्ज़ के ऐसा शुरू हो तब भी आप सबसे पहले विल लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बी लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। जैसे आप कहेंगे विल शी बी इन हर ऑफिस। इस तरह से ये आज का हमारा यहाँ पर ग्रामर का सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना दूसरा हिस्सा लेने जा रहे हैं जो कि तमरीन यानी मश्क पर मुश्तमिल है। और इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले अल्फाज मानी, और वही दूसरा पार्ट है ज़िंदगी के मराइल का, जिसमें से सबसे पहला है मेल।
मेल का मतलब आप जानते हैं, मेल फीमेल मुज़क्कर मुअन्नस, तो यहाँ पर मेल का मतलब होगा मर्द या मुज़क्कर। उसके बाद है मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। उसके बाद मैनहुड मर्दानगी, मैरिज, मैरिज शादी, हम लोग मैरिज कर देते हैं, मैरिज ठीक है उर्दू में चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा करके बोले, मैरिज, मैरिज शादी। उसके बाद है मैरिड, मैरिड, लेकिन हम लोग गलती करते हैं, अक्सर लोग गलती करते हैं, बोलते हैं मैरिड, मैरिज ये है मैरिज, मैरिज, लेकिन ये मैरिड नहीं, रीड है, रीड, यहाँ पे आप रीड पढ़ेंगे इसको। ओके, मैरिड, मैरिड, ओके, आज से आप इसको मैरिड नहीं पढ़ेंगे, मैरिड, 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 ओके, खींचेंगे मैरिड, रीड। उसके बाद है, इसका मतलब होगा शादीशुदा। उसके बाद है मैरिड ओमेन, मैरिड ओमेन, ओके, ओमेन, इसको हम पढ़ेंगे शादीशुदा औरत, इसको आप ओमेन पढ़ेंगे, ओमेन नहीं पढ़ेंगे, ओमेन, 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 ओके, ओमेन, इसको क्या पढ़ेंगे, अक्सर लोग ओमेन पढ़ते हैं मैन को लेकर के, लेकिन ये मेन, मेन, ओमेन, ओमेन, क्या पढ़ेंगे, मैरिड ओमेन, शादीशुदा औरत। ओल्ड एज, 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 एज नहीं पढ़ेंगे, ओल्ड एज, बुढ़ापा। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ओल्ड ओमेन, बूढ़ी खातून। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, हामला। उसके बाद है सन, अब इसको सोन नहीं पढ़ेंगे, सन बेटा। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कुंवारी। अनमैरिड ओमेन, मैरिड नहीं, अनमैरिड ओमेन, गैर शादीशुदा औरत। वेडिंग नाइट, सुहाग रात। विडो, विडो बेवा या विधवा। उसके बाद है विडोवर, विडोवर रडुआ, यानी ये औरत के लिए होगा विडो, और विडोवर ये मर्द के लिए होगा, जिसे रडुआ कहते हैं, या कोई और लफ्ज़ हो इससे अच्छा तो आप वो याद करें। उसके बाद है ओमेन, ओमेन मीन्स औरत, ठीक है, ओमेन, इसको आप मैन पढ़ेंगे, मैन नहीं। यंग गर्ल, यंग गर्ल जवान लड़की या नौजवान लड़की आप कह सकते हैं। यंग बॉय जवान लड़का या नौजवान लड़की, नौजवान लड़का। उसके बाद है यूथ, जवानी, इसको आप यूथ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूथ, यूथ जवानी, और इसका मतलब भी होता है नौजवान के माने में भी, यूथ का मतलब नौजवान भी होता है, और जवानी या नौजवानी भी होता है इसका मतलब। अब हम आगे चलते हैं और हम चंद अफ़आल लेंगे, और इन अफ़आल की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, तीनों की तीनों मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें से पहला है बिकम, बिकॉम, आप इसको नहीं पढ़ेंगे, बिकम, बिकेम, बिकेम, बिकॉम होना। बिगन, बिगैन, बिगन शुरू करना। बाइट, बिट, बिटेन दांत से काटना। बिटेन, बिटेन। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, इसका ब्लाउन नहीं पढ़ेंगे, ब्लाउन गलत हो जाएगा, ब्लॉन, ब्लॉन, इसका मतलब फूकना। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन तोड़ना। चाइड, चिड, चिडन, इसको आप चाइडन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चिडन, चिडन का मतलब डांटना। तो ये अफ़आल थे, इनको आपको याद करना है, और अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। होना, कोई चीज़ होना, शुरू करना, दांत से काटना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फूकना भी इस्तेमाल होता है, लाइक अगर आप खाना वगैरह पका रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तोड़ना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, डांटना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ज़िंदगी में, हर कोई डांटता है एक दूसरे को। तो ये अफ़आल है, इनको आपको याद करना चाहिए इनकी शक्लों के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डेली यूज सेंटेंसेस लेंगे, जिसमें से पहला है मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अगर आपको इंग्लिश में कहना तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इंग्लिश में ऑल माई होप्स वर डैश टू द ग्राउंड। ऑल माई होप्स वर डैश टू द ग्राउंड का मतलब होगा मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। उसके बाद हकीकत यह है कि, तो ये कि पूरा जुमला नहीं है, आप जोड़ेंगे इसको, हकीकत यह है कि मैं वहां नहीं था, हकीकत यह है कि तुम वहां नहीं थे, इस तरह, ठीक है। तो द ट्रूथ इज दैट, हकीकत यह है कि द ट्रूथ इज दैट। उसके बाद है लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूं, तो आप कहेंगे बट व्हाट एल्स कैन आई डू। उसके बाद है क्या आप घड़ी देखना जानते हो, क्या आप घड़ी देखना जानते हो, हम कहेंगे कैन यू रीड द वॉच, कैन यू रीड द वॉच। घड़ी देखना जानने का मतलब ये है कि आप टाइम बता सकते हो घड़ी देखकर, ये मतलब है।
अगर आप कहना चाहते हैं खाना अच्छी तरह चबाओ तो आप कहेंगे ची योर फूड प्रॉपरली, ची योर फूड प्रॉपरली, खाना अच्छी तरह चबाओ। हम इसको लोग प्रॉपरली पढ़ते हैं जो कि गलत है, ये प्रॉपरली प्रॉपरली प्रॉपरली, रॉ रॉ, ओके, प्रॉपरली, खाना अच्छी तरह चबाओ। उसके बाद अगले जुमले हैं अच्छी तरह साफ करो, तो हम कहेंगे क्लीन प्रॉपरली। जल्दी आओ, हम कहेंगे कम सून। उसके बाद है चाहे कुछ भी हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, तो हम कहेंगे कम वॉट में, आई कैन नॉट लीव यू। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ हो, आई कैन नॉट लीव यू, मैं आपको नहीं छोड़ सकता या मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हम कहेंगे कंग्रेचुलेशन में कैसे कहेंगे आप, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। उसके बाद है डेफिनेटली, हम इसको पढ़ते हैं डेफिनेटली, जो कि गलत है, डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होगा यकीनन, डेफिनेटली इसका मतलब होगा यकीनन, यानी ताकीद पैदा करना चाहते हैं आप किसी जुमले में तो आप कहेंगे डेफिनेटली। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, और ये आपके लिए है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या आप हमारी किताब से ले लें या वेबसाइट से जाकर ले लें और आप इसको पढ़ कर आएंगे। ये पहला हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा ये है, एक बहुत अच्छी कहानी है, इंशाल्लाह आपको इसको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और चूँकि हमने आज ग्रामर पढ़ा है तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी कि हम इसका भी होमवर्क ले लें। तो ये आपके लिए 20 जुमले हैं जिसमें से 10 उर्दू के हैं, आपको इनको इंग्लिश में करना होगा, और 10 इंग्लिश में है, इनको आपको उर्दू में करना होगा। और मुझे लगता है कि इन अल्फाज मानी क्लियर हैं, जैसे कि है तुम कल पार्टी में थे क्या, क्या वो सब के सब इस वक्त जमा मिलिया में होंगे, आपकी बेटी परसों कहा थी, परसों के लिए बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे का मतलब कल, बिफोर यस्टरडे परसों। जैद क्या महमूद तुम्हारे साथ है, कल मीटिंग कितने बजे होगी, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, या व्हेन भी आप कह सकते हैं, व्हेन या एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम कितने बजे, एट व्हाट टाइम कितने बजे। आप मुस्तकबिल में क्या बनेंगे, बताओ मैं इस वक्त कल कहाँ हूँगा, क्या शीला कल इस वक्त अपने दादा के साथ बाजार में थी, कल कौन सा दिन था, कौन सा, विच, विच का मतलब कौन सा, विच डे, विच डे कौन सा दिन, कौन सा महीना, सेम है। उसके बाद वेयर आर यू एट दिस टाइम ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर। जैद वर यू इन द कार, वाई वॉज योर कार ऑन द रोड। साइमा विल योर फादर विन द फील्ड, वाई आर यू इन द शॉप, शॉप मीन्स दुकान। व्हेन विल दे बी हियर फॉर द गेम, गेम का मतलब खेल। Who will be in your room at this time, at this time का मतलब इस वक्त। Is your son in Turkey, Turkey? Was Razia with you in the evening, evening not evening, evening शाम। Will Zakir be in the cafe 40, cafe का मतलब होगा जहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है, मतलब चाय। तो ये आपके जुमले हैं और मैंने अल्फाज मानी भी बता दिए जहाँ तक हो सका, आप इनको करके लाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि सबक मुफीद रहा आपके लिए, इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस कोर्स को हमारे हक़ में मुफीद बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।